हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो फॉर योर एग्जाम आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके हम कुछ लॉज है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, कुछ लॉज से क्वेश्चन आए थे, तो बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक सभी टीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और हो सकता हो तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। इंपॉर्टेंट क्लास है विद क्वेश्चंस, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, कि क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय सर्टेन बेसिक लॉ। इज दैट क्लियर? द बात करूं अगर मैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड is governed by certain basic rules, and this basic rules are referred to as law of chemical combination. Law of chemical combination, that is law of chemical कॉम्बिनेशन। नोट्स आप साथ साथ भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बाद में भी बना सकते हैं। तो अगर बात करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कितने टाइप्स हैं इसके, तो मैं बात करूं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो 5 होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कितने लॉज हैं टोटल? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने लॉज हैं? 5। इज दैट क्लियर? कितने हैं? 5। तो सबसे पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ वन इज गे-लुसेक लॉ, and the fifth one is Avogadro law, ठीक है। तो फर्स्ट वन कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ ऑफ दैट इज गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एंड नेक्स्ट वन इज एवोगैड्रो लॉ। अब इन लॉज को एक एक करके इन डिटेल डिस्कशन करेंगे विद क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर? कि सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था? ये दिया था एंटोन लेवोजियर ने दिया था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड, nor a destroy in a chemical reaction। ना तो मास क्रिएट ही होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना
केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है एक फेज से दूसरे फेज में। जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रिएक्टेंट साइड है वही क्या है, प्रोडक्ट साइड। एज वी ऑल नो कि रिएक्टेंट का जो मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, ये है 100 ग्राम, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो है दैट इज 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 ग्राम। अगर इन्हें एड ऑन करें तो 6 और 4 दैट इज 10, 5 और 4 1 9 और दैट इज 10। तो आपने देखा कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो गया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो गया, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मींस कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास था वो कितना था, 100 ग्राम था। तो जो इससे प्रोडक्ट बने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का मास भी कितना है, 100 ग्राम है। मास में कोई चेंज नहीं आया है, मास कैसा है, ये सेम है। और यही क्या है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी, बात करते हैं हम किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। जो हमने देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटन लेवोजियर ने दिया था और ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये बेस्ड था, वाज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस कंबक्शन रिएक्शन। जो भी कंबक्शन रिएक्शन से हमें जो रिजल्ट ऑब्टेन हुए थे, तो ये जो लॉ था ये उसके ऊपर बेस्ड था। इस लॉ के अकॉर्डिंग मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर आर डिस्ट्रॉय। ये क्या ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। इन केमिस्ट्री द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट, क्या कहता है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। इन केमिस्ट्री द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व। और यही हमने सिंपल टर्म्स में बात की कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। इज दैट क्लियर? ये भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये कौन है, ये जो आपको दिख रहे हैं दैट इज एंटन लेवोजियर, जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। तो इन्होंने कहा था कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। और जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। दैट इज इंपॉर्टेंट और यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आफ्टर दैट एज वी ऑल नो, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सोडियम दैट इज Na, या फिर एक सिंपल केमिकल रिएक्शन लिखो NaOH प्लस HCl, क्या फॉर्म हुआ, NaCl प्लस H2O। और ये रिएक्शन सबने पहचान ली होगी, ये कौन सी रिएक्शन है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, कि जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट, दैट इज NaCl। इज दैट क्लियर? तो इन्होंने कहा है कि रिएक्टेंट आर द स्टार्टिंग मटेरियल्स इन अ केमिकल रिएक्शन, कि जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये हम केमिकल रिएक्शन में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और जो प्रोडक्ट आर द सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि ये क्या है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये रिएक्टेंट है और जो एज अ मतलब जो रिजल्ट फॉर्म हुआ है तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। आई थिंक ये सब बेसिक बात है, ये आप सबको पता होगी। तो मैं बात करूं ना केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एज वी ऑल नो कहाँ पाए जाते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड, और जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं, ऑन द राइट साइड, ठीक है। और जो रिएक्शन है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट एंड दैट इज प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे सोडियम मेटल दैट इज Na प्लस Cl2, क्लोरीन गैस, तो ये क्या फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड, दैट इज 2NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या फॉर्म किया इसने, 2NaCl। इसे बैलेंस कर सकते हैं, सपोज यहाँ कितना आ गए, 2 आ गए, तो रिएक्ट Na कितने हो गए, 2, क्लोरीन कितने है, 2, यहाँ भी सोडियम कितने हैं, 2 और क्लोरीन कितने हैं, 2। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो सोडियम मेटल क्लोरीन गैस, तो वो फॉर्म करते हैं NaCl, टेबल सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। और एज वी ऑल नो कि जो सॉल्ट होता है उसकी pH वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इज दैट क्लियर?
अब बात करूं मैं क्वेश्चन की, when 5.2 ग्राम ऑफ CaCO3 was heated 1.9 ग्राम ऑफ CO2 is produced। ठीक है, कि CaCO3 को गर्म किया जाता है तो 1.99 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एंड द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड वेट, जो रेजिड्यू बचता है वो किसका वेट कितना है, दैट इज 3.2 ग्राम। दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट, ये जो रिजल्ट है ये किसे इलस्ट्रेट कर रहा है, किसका परिणाम बता रहा है, किसका रिजल्ट बता रहा है, एज वी ऑल नो ये किसका बता रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इनकरेक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, तो किसने दिया था, अभी हमने डिस्कस किया था, एंटोन लैवोजियर ने दिया था। तो पहला है जूलियस रॉबर्ट मेयर, दैट इज इनकरेक्ट। एंटोन लॉरेंट लैवोजियर, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा इसका भी वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ लिया। अब हम बात किसकी करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन की। तो जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, तो वो दिया था प्राउस्ट ने। किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। लेट्स सी, तो जोसेफ प्राउस्ट ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर, ये अभी हमने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और दिया किसने था, वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। इज दैट क्लियर। इस लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग पहले समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर मैं बात करूं H2O की, ठीक है, H2O सिंपल, ये क्या है, वाटर है, ठीक है, H2O। तो यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, तो आपका हो गए 2 एलिमेंट है, ये इस बात तो सही है। तो एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी सबको पता है। कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, चलो ठीक है, ये भी बात सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एज वी ऑल नो 1 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 1 into 2 कितना आ गया, 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो ये कितना हो गया, 2:16। ठीक है, अगर इसका मास निकालेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये होगा 1:8, दैट इज 1:8। अब देखो क्या कहा था डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एलिमेंट आर ऑलवेज कंबाइन इन स्पेसिफिक डेफिनाइट प्रोपोर्शन ओनली। तो हमने देखा कि जो वाटर है, जो H2O है, उसमें एलिमेंट कौन कौन से रहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। ठीक है, तो एलिमेंट कंबाइन इन अ स्पेसिफिक डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट जो कंबाइन होगा वो एक स्पेसिफिक रेशियो में होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकन और द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन। चाहे सोर्स कुछ भी हो, ठीक है, वॉट एवर द सोर्स इज, जो उसका मास है वो क्या रहेगा, वो डेफिनाइट रहेगा। मास कैसा रहेगा, डेफिनाइट रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है क्या। तो अभी हमने देखा कि जो वाटर है दैट इज H2O, ये हमेशा 2 एलिमेंट कंटेन करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसका मास क्या है, दैट इज 1:8, जिसका मास क्या है, 1:8 है। तो ये इसका लॉ का मतलब क्या है, ये क्या कहता है कि सोर्स चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर द सोर्स फ्रॉम, वो कहीं से भी ऑब्टेन हो रही हो, वो किसी भी मेथड से ऑब्टेन हो रही हो, जो एक केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट और सेम मास परसेंटेज से मिलके बनता है। इज दैट क्लियर, सेम एलिमेंट और सेम मास परसेंटेज से मिलके बनता है, और यही है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल, इन H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मास कितना है, दैट इज 1:8। दिस रेशियो रिमेन कांस्टेंट, ये रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा, चाहे हम टैप वाटर ले ले, चाहे हम रिवर वाटर ले ले, हम चाहे सी वाटर ले ले, कोई सा भी पानी ले ले, कहीं से ले ले, गंदा पानी ले ले, जो उसका रेशियो रहने वाला है वो 1:8 ही रहेगा। इज दैट क्लियर कि इन H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ 1:8, दिस रेशियो रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वेदर इट इज टैप वाटर, चाहे वो टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, और प्रोड्यूस बाय एनी केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ हो, तो उसका रेशियो 1:8 ही रहेगा, और एलिमेंट भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे, सेम ही एलिमेंट रहेंगे।
इज दैट क्लियर? चाहे वो टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो, तो एलिमेंट भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे और मास भी क्या रहेगा 1:8, जो हमेशा कैसा रहेगा कांस्टेंट। दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो एज वी ऑल नो आफ्टर दैट जो नेक्स्ट लॉ था, थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था वो किसने दिया था? वो जॉन डाल्टन ने दिया था। हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली थी, तो ध्यान रखना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? ये दिया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, किसने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था जॉन डाल्टन ने। अब क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देख लेते हैं। तो जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था 1804 में। इज दैट क्लियर कि जॉन डाल्टन ने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इन 1808 में। इसे हम डाल्टन लॉ भी कहते हैं एंड डाल्टन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन लॉ भी कहते हैं एंड डाल्टन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये जो लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही हम सब पढ़ रहे हैं, गवर्न द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये भी हम अंडरस्टैंड करके ही आए हैं। आफ्टर दैट होता क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? तो जब एक एलिमेंट, जब एक तत्व अन्य तत्व के साथ क्या होता है? कंबाइन होता है। व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट, और वो क्या फॉर्म करता है? दो या उससे ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। तो जो मास होता है एक एलिमेंट का, ठीक है, जो मास होता है एक एलिमेंट का, वो कंबाइन करता है विद द कांस्टेंट मास ऑफ अदर और क्या बियर करता है? एक सिंपल रेशियो टू वन अनदर। अगर नहीं समझ आया तो एग्जांपल से समझना। लेट्स सी। तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एज वी ऑल नो कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो दो कंपाउंड बनाते हैं। क्या क्या? एक तो वाटर, क्या बनाते हैं? वाटर, H2O। ठीक है जी। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं वो एक और बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो दो कंपाउंड बनाता है, एक तो H2O वाटर और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इज दैट क्लियर? तो जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें बात करी जाए अगर किस किस की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो वाटर में होता है H2O, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसका मास कितना हो गया? 2 ग्राम। ठीक है जी। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। ठीक है जी, ये कितना हो गया? 16 ग्राम। 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम ऐड ऑन कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन कितना है? 2, तो मास कितना होगा? दैट इज 2 ग्राम। ये कितना हो जाएगा भैया? ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 34 ग्राम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आई होप नहीं होगा, क्योंकि सिंपल है। 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम दैट इज 18 ग्राम। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनके क्या बनाते हैं? दैट इज H2O2, ये बनाते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दैट विल बी 2 ग्राम, 32 ग्राम, इट विल फॉर्म 34 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये एग्जांपल कैसे है देखो। इस रिएक्शन में क्या है, जो मास है ऑक्सीजन का वो कितना है? 16 ग्राम और 13 ग्राम। अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूं तो दोनों ही केस में क्या आएगा? 16 × 16 to 32, दैट विल बी 1:2। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या है? फिक्स है, और जिसका सिंपल रेशियो क्या है? 1:2 है इन बोथ केसेस, दैट इज 1:2 इन बोथ केसेस। लेट्स सी। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। एज वी ऑल नो कि ये भी दो कंपाउंड बना सकता है। क्या क्या? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कार्बन के एटॉमिक मास की बात करूं तो कितना होता है? 12 ग्राम। अगर ऑक्सीजन की बात करूं 16 ग्राम। ठीक है, वही कार्बन का कितना होगा? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 × 16 ग्राम, ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 32 ग्राम। सिंपल है, 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, तो ऐड करेंगे कितना आएगा? इसे ऐड करने के बाद दैट विल बी 2 to 4 और 3 और 1 4, ये तो सेम आ गया 44 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 2 8 और 1 और 1 2, तो ये कितना हो गया? 28 ग्राम। दैट विल बी 28 ग्राम। अब यहाँ पर देखो जो कार्बन का मास है वो कैसा है? वो फिक्स्ड है, और जो रेशियो आएगा इन दोनों का वो कितना आएगा? वो आएगा 1:2। कितना आएगा? दैट विल बी 1:2। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जो हमने भी डिस्कस किया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ऑक्साइड दैट इज
मोनोऑक्साइड सॉरी दैट इज 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में दैट विल बी 32, तो मास ऑफ कार्बन इज फिक्स 12 पार्ट ऑफ मास, तो जो रेशियो होगा इन द मास ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहा है फिक्स मास ऑफ कार्बन दैट इज 16:32, दैट विल बी 1:2। तो जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो कंटेन कर रहा है सिंपल रेशियो दैट इज 1:2 ईच अदर, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका, और यहां से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक एक्सीलेंट एग्जांपल है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। ये देखा जाता है कि जो एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एक सीरीज फॉर्म करते हैं कंपाउंड की। कैसे, जैसे NO, NO2, N2O, N2O2, N2O5। तो ये एक्सीलेंट एग्जांपल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, जो देखा जाता है कि जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये सीरीज ऑफ कंपाउंड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और ये इनका क्या गिवन है, दैट इज 16:32, तो ये इनका रेशियो गिवन है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन इसकी क्या थी, कुछ लिमिटेशन थी, जैसे कि ये जो लॉ था मल्टीपल प्रोपोर्शन का ये उतना सही नहीं था, ना ही उतना एक्सेप्टेबल था। ये जो लॉ था ये सिर्फ स्मॉल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल था। इट मींस जो लॉ वैलिड था फॉर कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शन के लिए ही वैलिड था। तो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो हैवी और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड नहीं था, क्योंकि जो हैवी मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो जो टोटल होल होगा विल नॉट बी एज अ स्मॉल, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी। उसके बाद आया गे-लुसेक लॉ। तो जो गे-लुसेक लॉ था वो गे-लुसेक ने दिया था, प्रपोज किया था द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इन 1808। तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो रेशियो होता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना स्मॉल होल नंबर, कि जब गैस रिएक्ट करती है पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पे तो रेशियो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है, द रेशियो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, कैन बी इजिली एक्सप्रेस्ड इन, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन स्मॉल होल नंबर। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन स्मॉल होल नंबर। तो जो गे-लुसेक लॉ की डिस्कवरी की थी इज एन एक्सटेंशन, वो किसका एक्सटेंशन था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का। किसका एक्सटेंशन था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का, विच वाज इनिशियली स्टेटेड फॉर, जिसने किसके बारे में बात की थी स्टार्टिंग में, मास के बारे में। अवोगाड्रो ने फिर से इस लॉ को वो किया था, एक्सप्लेन किया था 1811 में, और एम्फेसाइज की थी रिलेशनशिप किस किस के बीच में, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, वो अभी हम देखेंगे। गे-लुसेक लॉ डिस्क्राइब किया था इन्होंने कि कैसे गैसेस कंबाइन करती हैं इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो में अंडर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। और एवोगाड्रो ने इन पर लेटर वर्क किया था और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दी थी इस लॉ के रिगार्डिंग। इज दैट क्लियर? तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। उसके बाद एवोगाड्रो लॉ आया, ये लॉ सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। गे-लुसेक लॉ होल्ड गुड फॉर रियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो रेशियो ऑफ द प्रेशर टू टेम्परेचर डेविएटेड एट हाई प्रेशर, तो रेशियो डिक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर। इज दैट क्लियर? कि उच्च दाब पर दाब और ताप का अनुपात विचलित हो जाता है, दबाव बढ़ने के साथ अनुपात घटता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये है 1.2 ml ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन की कितना 1:2.5 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, जिसे एग्जैक्टली रिक्वायर 12.5 ml ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबक्शन, ठीक है। जैसे कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 12.5 ml ऑक्सीजन किसके लिए, फॉर कंप्लीट कंबक्शन के लिए। और ये प्रोड्यूस करता है 7.5 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10.0 ml वाटर वेपर। ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो सारे वॉल्यूम्स हैं वो मेजर किए जा रहे हैं एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो शो दैट द डेटा इलस्ट्रेट गे-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, इसमें सबका वॉल्यूम गिवन है, दैट इज वॉल्यूम किसका, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। रेशियो किसका, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। वॉल्यूम क्या प्रोड्यूस हो, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और दैट इज वाटर वेपर। एनी कंफ्यूजन? ठीक है। तो यही गिवन था क्वेश्चन में, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ये कितना था, दैट इज 2.5, सॉरी दैट ये कितना था, ये था 2.5। इज दैट क्लियर? ये कितना था 2.5, ठीक है। ये था 12.5
फिर था दैट इज 7.5 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 10.0 ml ऑफ वाटर वेपर। इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो इनका रेशियो जब हम निकालेंगे दैट इज 2.5 अपॉन 12.5, इनका जो रेशियो आएगा निकल के दैट विल बी 1:5, ठीक है। और इनका निकालेंगे दैट इज 3:4, इनका कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3:4। तो ये जो डेटा है ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ Gay-Lussac law of volume combination. Is that clear? Data is according to law of volume combination. अब देखते हैं लास्ट लॉ, दैट इज एवोगैड्रो ने फिफ्थ लॉ दिया था। एवोगैड्रो प्रपोज द फिफ्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और कब दिया था, 1811 में दिया था। कब दिया था, 1811 में दिया था, ठीक है। बात करें एवोगैड्रो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो ये जो प्रपोज किया था फिफ्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 1811 में किया था। इनके लॉ के अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। V क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, दैट इज V क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा, V क्या आ जाएगा, दैट इज Kn, और K क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2, V1 upon N1 is equals to V2 upon N2, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलो, तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, ये साइन हट जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था N के, तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू K इंटू N, K क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। V1 एज वी ऑल नो वॉल्यूम है, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, किसके लिए, वन गैस के लिए, और वही वॉल्यूम क्या है, सॉरी V2 क्या है, दैट इज द वॉल्यूम है, और N2 क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनदर गैस, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनदर गैस। ये क्वेश्चन है, इसका आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। ए बैलून है was filled to a volume of 2.25 liter with 0.0820 moles of helium gas. Suppose 0.015 moles of helium is added to the balloon with a constant pressure and temperature. What will be the new volume of the balloon? इजी क्वेश्चन है ये, आप होमवर्क में ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आफ्टर दैट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एवोगैड्रो लॉ। पहला, एवोगैड्रो लॉ इज ऑल्सो मेंशन एज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और एवोगैड्रो प्रिंसिपल। जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप था V इज इक्वल्स टू K इंटू N, दैट इज हमने डिस्कस कर लिया था। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, K इज कांस्टेंट, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। द क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ गैस इन अ कंटेनर इज इंक्रीज, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो क्वांटिटी अमाउंट ऑफ गैस इन अ कंटेनर डिक्रीज, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एवोगैड्रो लॉ सिर्फ किस लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर गैसेस, और जो केमिकल इंजीनियर्स है वो मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए, टू गेट द वैल्यू के लिए। वो कौन सा लॉ यूज करते हैं, एवोगैड्रो लॉ। अब करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, वॉल्यूम, साइज, नो ऑप्शन इज करेक्ट। एज वी ऑल नो कि एक यौगिक तत्व में हमेशा निश्चित अनुपात में प्रस्तुत होते हैं, बाय किसके थ्रू, दैट इज मास। तो पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वही उसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं केमिकली, बाय फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। प्राउस ने दिया था। लेवोजियर ने डिस्कवर्ड किया था रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबक्शन। डेमोक्रिटस एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो क्या कहता है कि जो एटम ऑफ डिफरेंट साइज वेरी इन साइज एंड मास। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बेसिक लॉ रिक्वायर्ड थे टू गवर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो वो कितने थे, 5 थे, जो हमने डिस्कस किए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ, एंड आफ्टर दैट एवोगैड्रो लॉ। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जोसेफ प्राउस्ट स्टेट रिगार्डिंग लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, की जोसेफ प्राउस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग के नियम के बारे में क्या कहा। तो पहला है, गिवन मिक्सचर ऑलवेज कंटेन एब्सोल्युटली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ऐसा नहीं कहा था। एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एब्सोल्युटली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मोल्स, तो मोल्स की कोई बात नहीं की। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एब्सोल्युटली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, नहीं। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एब्सोल्युटली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय weight, same proportion
एलिमेंट बाय वेट। तो जो डी ऑप्शन होगा ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि इनमें से कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, एवोगेड्रो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ 5 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये किसका एग्जांपल है, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होगा दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये था पूरा टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।